जायसवाल। आज हम लोग भूगोल की अगली सीरीज लेकर आए हैं जहां पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या भी करेंगे। सौरभ, और आप नोट डाउन करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, साथ ही साथ लैपटॉप चार्ज। तो आप जो चीज़ें बेहतर लगी उसे नोट डाउन करिएगा। बाकी आज हम आपके सामने जो ज्योग्राफी की सीरीज लेकर आए हैं, और आज विश्व भूगोल की ये अंतिम सीरीज होगी। इसके बाद जो सीरीज है वो आज खत्म हो जाएगी। इसके बाद भारत की भूगोल शुरू होगी। यह 15 एपिसोड की सीरीज जो है आपकी परीक्षा की महत्वपूर्ण सीरीज है। अगर आप आगामी किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप पे सामान्य ध्यान आएगा, तो एक बार इस सीरीज को पूरी तरह से आप देख लीजिएगा। आपकी आगामी परीक्षा के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। चलिए एक एक करके इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और आपके साथ अध्ययन करते हुए चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न आया है, लॉजिक दिख रहा है, नहीं है। तो नहीं है से एक बात अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि नहीं है मतलब क्या है। मतलब तीन इसमें एक तरह से और एक इसमें उससे अलग है। जैसे परमाणु ऊर्जा खत्म हो सकती है, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इसमें कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये पूछा है। तो जल्दी से आप कमेंट करिए और कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि कौन सा इसमें से नहीं है। बताइए। सौरभ, सौरभ आइए, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ें। तो बताइए क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके। चलिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसमें ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये तीनों तो होंगे, लेकिन कौन सा नहीं होगा इसलिए हम आपको बता दें। यहाँ पे जो गलत होगा वही सही होगा। यहाँ पे होगा परमाणु ऊर्जा। क्या होगा? परमाणु ऊर्जा। इसका उत्तर क्या होगा? परमाणु ऊर्जा होगा। थोड़ा जल्दी करिए तो लगा के चाची। परमाणु ऊर्जा होगा। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? मतलब यहाँ पे ये कहा जा सकता है नहीं है, क्योंकि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं, पहले से हम डिफाइन कर देते हैं। माने ऐसा ऊर्जा का स्रोत, ऐसा ऊर्जा का स्रोत जहां पर आप लोग को एक बार ऊर्जा का प्रयोग, देखिए मेरी बात पहले सुनिए, इसमें दो टॉपिक है, दो प्रश्नों में यहाँ पे बनेंगे। पहला क्या बनेगा कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं, और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वो होते हैं जिन्हें एक बार यूज करने के बाद दोबारा भी यूज किया जाए, 3 बार यूज किया जाए, 4 बार यूज किया जाए, कई बार यूज किया जा सके। तो जैसे पवन ऊर्जा है, एक बार इस्तेमाल करने के बाद अब इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा है, एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि आपका जो परमाणु ऊर्जा है, एक बार इस्तेमाल करने के बाद, नष्ट होने के बाद दोबारा आप इससे इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए इस प्रश्न का जो विकल्प है, ठीक है, वो क्या होगा? ए होगा। ए मतलब परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, मैंने परमाणु ऊर्जा को एक बार यूज करने के बाद दोबारा ये नष्ट हो जाएगा, इसे दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसे दोबारा क्या होगा? यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो कॉन्सेप्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अगर बेहतर लगे तो शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम से कम अथवा अधिक समय के लिए पर्याप्त पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। मैं आपको तुरंत कमेंट करके मैं इसका जवाब भी दे रहा हूं, और आप लोग भी इसे हल कर लीजिएगा, साथ में पढ़ते चलेगा और वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं है, जीएस की सीरीज काफी महत्वपूर्ण है, और वैसे साझा कर दीजिए, हम समझ जाएंगे। ठीक है, कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो भैया सदाबहार वन, ये तो होगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वो सदैव आच्छादित रहता है पत्तों से। फिर गरान मैग्रोव वन वाले, जंगली कुंज वन,
पर्णपाती वन। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले जवाब किसका आता है। यहां पे पर्णपाती वन होगा कि गरान मैग्रो वन, क्या होगा? ठीक है, तो आप लोगों ने सही जवाब दिया है, आप सभी को उत्तर सही है। इसका जो उत्तर होगा इसके बारे में हम व्याख्या आपको बताएंगे। पर्णपाती वन है। पर्णपाती वन किसे कहते हैं? कहा कि वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं, उसे पर्णपातीपन कहते हैं। मतलब मौसम के आधार पर ये अपनी पत्तियों को गिराते हैं, मौसम के आधार पर इनकी पत्तियां गिरती हैं, पुनः पत्तियां लगती हैं। इनमें जो सारा खेल होता है किसकी वजह से? वो मौसम की वजह से ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम जिन्होंने डी बता उनके जवाब सही थे। अगला प्रश्न आ गया आपके बीच, तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि तंबाकू के लिए मृदा में कौन सा तत्व होना सबसे जरूरी है। जल्दी से आप इसकी विस्तृत व्याख्या करिए और आप सभी को बताइए क्या होगा। चूनेदार, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक द्रव, पोटास, क्या होगा? बताइए जल्दी से। चार्ज लगा दिए लैपटॉप, क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी। जी, पोटास राइट आंसर। जिन्होंने पोटास बताया उनके जवाब सही है, पोटास इसका राइट आंसर है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो शेयर करिएगा, अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो शेयर करना ना भूलिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला है भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं उनका नाम क्या है? समोच्च रेखी, आच्छादन रोपण, पट्टीदार, सोपान कृषि। जल्दी से जवाब दीजिएगा आप, क्या होगा? जल्दी जवाब दीजिएगा। समोच्च रेखी की भूमि संरक्षण की जिस विधि से पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं उनका नाम क्या है? समोच्च, अनाच्छादन, पट्टीदार। अनाच्छादन नहीं होगा, पट्टीदार नहीं होगा, फिर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके अपने जवाब दीजिए, बताइए जल्दी जल्दी। पट्टीदार नहीं होगा, क्या होगा? बताइए जल्दी से। फेसबुक पे कितने लोग हैं? अच्छा, जो फेसबुक पे सभी साथियों को शेयर कर दे, अपने सभी साथियों को फेसबुक पे शेयर कर दे। जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा आप लोग, हम इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। देखिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहले इसका जो उत्तर होगा वो चौथा होगा, सोपान कृषि। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो पहाड़ की तीव्र ढालों पर मिट्टियों के कटाव अधिक होता है, इसलिए इन ढालों पर कृषि के लिए सीढ़ियां बना दी जाती हैं, मेड़बंदी कर दिए जाते हैं ताकि वर्षा का जल रुक रुक कर बहे। उसे सोपान कृषि या टेरेसिंग कहते हैं, इसे लिख लीजिएगा। उसे क्या कहते हैं? सोपान कृषि या टेरेसिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जो मृदा है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? जल्दी से आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा, कौन सी मृदा कपास की कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो कमेंट करिए, तब तक हम इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर कर देते हैं, फेसबुक पे शेयर कर देते हैं, क्योंकि फेसबुक पे भी काफी लोग हैं। जी, हम शेयर कर दे रहे हैं, आप भी शेयर कर दीजिएगा तो अन्य लोगों तक भी पहुंच जाएगा। तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा। जल्दी इसके उत्तर को व्याख्या पूरा करते हैं, मतलब केवल ये नहीं कि आपको प्रश्न बता दिया जाए और आपको उसको उत्तर कर ले। थोड़ा जल्दी से हम शेयर कर देते हैं। चलिए, हमने फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। आगे देखिए इसका उत्तर क्या होगा, आप इसको जानते होंगे। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, इसके लिए काली मिट्टी होता है। क्या होता है काली मिट्टी? थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे हम लोग। काली मिट्टी, दक्कन का पठार, देखिए काली मिट्टी होती है। दक्कन का जो पठार ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है। इसमें लवणांश की मात्रा ज्यादा है। उर्वरक लावा की मिट्टी कपास और गन्ने की उपज के लिए बहुत उपयोगी होती है। किसके लिए? यह जो कपास और गन्ना, ये दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। भारत का अधिकांश कपास इसी क्षेत्र में होता है, काली मिट्टी में होता है, और ये दक्कन के पहाड़ी क्षेत्रों में है।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, लंबे घास वाली पेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं? यह हमने लिखवाया है, और सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने पेट क्लास लिया होगा वह इस प्रश्न का उत्तर भली भांति जानते होंगे। थोड़ा जल्दी से कम शेयर कर दीजिएगा सभी को, संख्या काफी कम रहती है आप लोग की। ये हमने पेट क्लास से पढ़ा है, लंबे घास वाले जो प्रेरी वनस्पति के नीचे जो मैदान नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा क्या कहते हैं उसे। देखिए उसका उत्तर है चर्नोजेम। चर्नोजेम कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? चर्नोजेम कहते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ और भुरभुरी मिट्टी होती है, सर्वाधिक उपजाऊ और भुरभुरी मिट्टी होती है। इसमें उर्वरक सिंचाई की आवश्यकता काफी कम पड़ती है। छोटी घास के स्टेपी मैदान में यह मिट्टी पाई जाती है। ह्यूमस की अधिकता कारण इसका रंग जो होता है वो काला होता है। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। ये हमने आप लोग को पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या है? ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जल्दी से बताते हैं, समय आपका नहीं लेंगे। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ होता है प्रदूषण और पर्यावरण को, क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना। इसमें क्या होगा? ये होगा पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण की क्षति को ध्यान में रखते हुए क्या करना? इसका आकलन करना। इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा? तीसरा उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। एक बार सामान्य धन की पूरी सीरीज पढ़ लेंगे, भारत में किसी भर्ती परीक्षा के लिए आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। ठीक है, उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ये हमने आपको पढ़ाया है और नोट्स में आपको नोट डाउन कराया होगा। अगर आप लगातार लिख रहे हैं, आज ये 15वीं सीरीज के बाद ज्योग्राफी की जो ये सीरीज चल रही थी ये आप आज खत्म हो जाएगी, और इस सीरीज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके सभी सीरीज को पीछे जाकर हमारे यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग विद दुर्गेश आप एक बार देख लीजिएगा। और मेरी गारंटी है कि जीएस में भूगोल के, विश्व भूगोल के प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। और ऑनलाइन क्लास के लिए 63044367 पर जुड़ सकते हैं, जहां पे क्लास और नोट्स आपको मिल जाएगा। देखिए कोयला भी 4 प्रकार का होता है। जो एंथ्रासाइट कोयला होता है, एंथ्रासाइट कोयला ये सबसे उच्च किस्म का होता है। सबसे उच्च किस्म का अगर कोयला होता है तो क्या होता है? एंथ्रासाइट होता है। इसमें जो कार्बन होते हैं वो 80% तक होते हैं। कितना होता है? इसमें 80% तक कार्बन होता है। कितना? 80% तक। 80 से ज्यादा भी होते हैं, कभी कहीं आपको 95% तक मिल जाएंगे, लेकिन 80% तक इसमें कार्बन मिलते हैं। इसमें जल का अंश 2 से 5% तक। ये जलते समय धुआं नहीं देते, इसकी सबसे बड़ी खासियत है जलते समय धुआं नहीं देते। ये सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है जो भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीनीकरण है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कौन सा है। थोड़ा सा हम एक दो जगह और शेयर कर दीजिए। एक मिनट हम भी शेयर मार देते हैं दोनों जगह। पता नहीं आप लोग शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे। जो फेसबुक पे लाइव वो भी शेयर कर दे सभी साथियों को अपने। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं जिन संसाधनों का निर्माण अजैविक तत्वों से होता है, जिन संसाधनों का निर्माण अजैविक तत्वों से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अजैविक और नवीनीकरण कहते हैं। जैसे भूमि, जल, खनिज पदार्थों में लोहा, सोना, सीसा आदि आते हैं। जल संसाधन अजैव और नवीनीकरण है। जल क्या है? जो जल है ये कैसे है? पहला तो ये अजैव है। ये क्या है? अजैव है। ये अजैव है और फिर क्या है? नवीनीकरणी भी है। नवीकरणी भी है। एक बार ऊर्जा निकालने के बाद दोबारा जितनी बार चाहे अब इसमें ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला।
पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि पहाड़ों पर उगाई जाने वाली सबसे प्रमुख फसल कौन सी है। सभी लोग अपने सभी साथियों के साथ कमेंट करिएगा और अगर बेहतर लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मीठी मकई, मीठा ज्वार, मटर नहीं है, शकरकंदी है। क्या है? शकरकंदी है। इसे स्वीट पोटैटो कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्वीट पोटैटो। इसे स्वीट पोटैटो के नाम से भी जाना जाता है, स्वीट पोटैटो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है, टैंगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। टैंगा जो वन होता है, इनमें कौन से वृक्ष होते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके आप अपने जवाब दीजिएगा और बेहतर लगे तो वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। इसकी नोट्स ये खत्म हो चुका है, यह पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी आज, और जैसे सीरीज पूरी खत्म होगी यहाँ इसके बाद आप क्रमशः जाकर इसके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, जहां पे एक बार आप पढ़ लेंगे पूरे विश्व की ज्योग्राफी आपकी तैयार हो जाएगी। किसी किताब में नहीं देखना है, केवल मात्र लगभग औसतन 1 घंटे की है, माने 15 घंटे में संपूर्ण विश्व की ज्योग्राफी वन लाइनर आपके तैयार हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, जो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की बड़ी सीरीज है। इसका उत्तर होगा, देखिए इसके बारे में जान लीजिएगा, जो टैंगा वन होता है ये 50 से 70 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित। कहां से? यह 50 से 70 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। 50 से 70 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसकी लकड़ियां जो मुलायम होती है, लिख लीजिएगा, इसकी जो लकड़ी होती है वो मुलायम होती है, इसलिए अखबारी कागज के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। ये हल्की और मुलायम होती है। इन वनों में चीड़, देवदार, स्पूस, रेडवुड पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो वन है ये कहाँ है? जड़ी बूटी वाले वृक्ष नहीं, काष्ठ वृक्ष नहीं, मिले जुले नहीं, अल्पाइन वृक्ष नहीं कहते हैं। कौन सा वृक्ष कहते हैं? इन्हें अल्पाइन वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा वृक्ष? अल्पाइन वृक्ष। इसके उदाहरण चीड़, देवदार, स्पूस, फर, रेडवुड आदि इसके उदाहरण आते हैं। मृदकाष्ठ नहीं आते हैं। मृदकाष्ठ तो होते हैं, मतलब मुलायम तो होते हैं, लेकिन मुलायम होते हैं, मुलायम होते हैं जी, ये मुलायम होते हैं। वृक्ष की खासियत है मुलायम भी होते हैं। इन्हें अल्पाइन वृक्ष भी कहते हैं, मुलायम होते हैं, ये मृदकाष्ठ होते हैं, लेकिन और ये अल्पाइन वृक्ष भी इन्हें कहा जाता है जी। ये मुलायम भी होते हैं, ये मुलायम भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहां पाई जाती है? तो ये आपको पता होना चाहिए कहां पाई जाती है। मैंने कई बार लेक्चर में बताया। अगर आप रेगुलर क्लास को पढ़ रहे होंगे आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से बताइएगा, बताइए जल्दी से कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलती है, पूरा 0 डिग्री मान लिया, जिससे पूरी वर्ल्ड मान लिया, और फिर इसमें से 0 डिग्री खींच दिया, ये भूमध्य रेखा होता है, तो इसके लगभग 5-10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री नीचे प्रतिदिन वर्षा होता है और प्रतिदिन सूर्य किरणें खिलती हैं। तो आपको पता है यहाँ पे सबसे ज्यादा सूर्य तप मिलता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जैव विविधता दुनिया का मिलता है। और ज्यो ज्यो हम इससे दूर हटते जाते हैं ध्रुव की तरफ, त्यों तो जैव विविधता क्या होती है? लगातार कम होती है, जैव विविधता का ह्रास होता जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे इसका जो उत्तर होगा वह उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन होगा। ठीक है जी, इसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप जुड़ते जाइएगा, वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर करते जाइएगा। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार के कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए, तापीय जो विद्युत है उसके लिए कौन सा कोयला उपयोग किया जाए? इसमें आप जानते हैं सबसे ज्यादा तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए सबसे अच्छे किस्म का कोयला चाहिए। तो सबसे अच्छे किस्म का जो कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है, जिसमें 80 से 90% लगभग कार्बन पाए जाते हैं, धुआं बहुत कम निकलता है, इसमें जल का अंश भी कम होता है, लगभग 2.5% होता है। ठीक है, इसलिए इसका क्या होगा? एंथ्रासाइट होगा। यह सीरीज आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आपको निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन है? सामान्य अध्ययन आपके लिए किसी भारत में भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य अध्ययन उसके लिए सबसे बड़ा जान है। जी जी, सभी को शेयर कर दीजिएगा आप लोग जी। जो फेसबुक पे साथी जुड़े वो अपने सभी साथियों को भी शेयर कर देंगे। देखिए, इसमें क्या है कि अगर हम रबी की फसल की बात करें, रबी की फसल शीतकाल के प्रारंभ में अक्टूबर से दिसंबर बोई जाती है। ठीक है, और बाद में काट ली जाती है आगे चलकर। तो ये मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर होता है। इसमें क्या होगा? चना इसका प्रमुख रूप से लिख लीजिएगा। चना क्या है? रबी की फसल का उदाहरण यहाँ पे क्या है? चना है। क्या होगा? चना होगा इसका। चना इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, दक्षिणी अमेरिका की अमेजन द्रोणी बेसिन के
भूमध्य रेखी वनों को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि दक्षिण अमेरिका की अमेजन द्रोणी के भूमध्य रेखी वनों को क्या कहा जाता है? जल्दी अपने कमेंट करके अपने जवाब दीजिएगा। जी आप लोगों ने सही बताया, टुंड्रा, पंपास, टैंगा, सिल्वा। जी मैंने लिखवाया, अगर जो क्लास में होंगे वो बताएंगे। जी हाँ, सिल्वा कहते हैं उन्हें। इसके बारे में जान लीजिएगा। दक्षिण में अमेरिका की जो अमेजन की बेसिन होती है, वहाँ पे भूमध्य रेखी जो वन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सिल्वा के नाम से जानते हैं। सिल्वा एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण है। पंपास जो है, अगर पंपास के बारे में जानना चाहते हैं इसके बारे में लिख लीजिएगा। ये दक्षिण अमेरिका में है लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय है। ये उष्णकटिबंधीय सिलवास जो है लिखिएगा, ये उष्णकटिबंधीय है। ये उष्णकटिबंधीय है और जो पंपास है ये शीतोष्णकटिबंधीय है। दोनों दक्षिण अमेरिका का शीतोष्णकटिबंधीय है। ठीक है, ये क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय है। ठीक। टुंड्रा, टैंगा, जहाँ पे जो टुंड्रा और टैंगा है ये सभी क्या है? ये सभी उच्च अक्षांशीय जलवायु वाले वन क्षेत्र हैं। 67.5 डिग्री के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित अधिक वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब दे देंगे और बड़ी आसानी के साथ। तो ये अगर प्रश्नों की सीरीज अगर आप तैयार कर लेते हैं आज, इसके बाद किसी भर्ती परीक्षा में बैठिए, आपको भूगोल में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने आपको पूरी तरीके से एकदम कंबाइंड करके पूरा पढ़ा दिया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी बताइएगा, सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी भूवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं? जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से अपने जवाब दीजिएगा। इसमें होगा 200 से लेकर 100 से लेकर 200 सेमी, 100 से लेकर 200 सेमी। सदाबहार बरसाती वन 100 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर भारत में देखा जाए तो उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। कॉफी क्या होती है? उपोष्ण क्षुप झाड़ी, शीतोष्ण झाड़ी, उष्णकटिबंधीय झाड़ी, ठंडी शीतोष्ण झाड़ी, क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। देखते हैं सबसे सही जवाब कौन देता है। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा आप लोग। इस सीरीज के बाद आपको विश्व के भूगोल में कोई गलत दिक्कत नहीं होगी कभी। जी मनमोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए देखिए, यहाँ पे हम जान लेते हैं। कहवा एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय झाड़ी है जो समुद्र तल से लगभग 500 से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई पर पैदा होता है। कहवा एक झाड़ी का फल है। कहवा क्या है? झाड़ी का एक फल है, जानते रहिएगा। कहवा एक झाड़ी का फल होता है। इस जाति में कई प्रकार की झाड़ियों को भी सम्मिलित किया जाता है। दो जातियां काफी अरेबियन, काफिया रोबस्टा, मैंने लिखवाया है। काफी अरेबिका, काफिया रोबस्टा कहवा प्राप्त करने के लिए उगाई जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तीसरा इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साल और सौगान। साल और सागौन के वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक वनस्पति पट्टी में पाए जाते हैं? जल्दी से कमेंट करिएगा, क्योंकि आज की सीरीज थोड़ी सी बड़ी होगी और आज की ये विश्व की भूगोल की जो सीरीज चल रही थी वह आज इसको समापन कर दिया जाएगा। और आज से अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पूरी वीडियो की सीरीज को देख लीजिएगा। मेरी गारंटी है कि प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि हमने सभी प्रश्नों का निचोड़ आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पे हर प्रकार के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सागौन के वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पट्टी में पाए जाते हैं? आप सभी के जवाब एकदम सही आ रहे हैं। उष्णकटिबंधीय वन के उदाहरण है ये सभी, उष्णकटिबंधीय वन के उदाहरण हैं। जी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश हैं ये, उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं ये सभी, ये वृक्ष। जी आप लोगों ने सही बताया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? कहीं कोई वनस्पति है, किसके द्वारा? मिट्टी, पानी, तापमान, पानी, पौधागत प्रभाव, ऊंचाई होगा नहीं, पौधागत से कोई मतलब नहीं। हवा, पानी और अक्षांश का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। ठीक है, फिर हवा से कोई मतलब नहीं, अक्षांश से एक बार मतलब भी हो सकता है। धूप, पानी और हवा से कोई मतलब नहीं। तो मिट्टी और पानी और तापमान, माने मिट्टी कैसी है, यह क्या करता है? वनस्पति के वितरण को प्रभावित करेगा।
पानी, पानी है तो, पानी नहीं है तो भी, तापमान टेम्परेचर, ये तीन चीजें हैं जो वनस्पति के वितरण को मुख्य रूप से निर्धारित करती हैं। इसलिए इसका जो उत्तर है वो क्या होगा, वो होगा मिट्टी, पानी और तापमान। मिट्टी, पानी, तापमान, ये सीरीज देख लीजिएगा, ये आज की आखिरी सीरीज होगी। इसके बाद विश्व भूगोल को आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक बार उस सीरीज को पूरा देख लीजिएगा। इस सीरीज के बाद अगली जो शुरू होगी भारत का भूगोल शुरू होगा, इसलिए इसे एक बार पूरी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, आपके सामने है समोच्च रेखी जुताई सहायक होती है। समोच्च रेखी जुताई सहायक होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे आज हम लोग, क्योंकि जी आप लोगों ने सही बताया है। मृदा संरक्षण के लिए समोच्च जुताई अपनाई जाती है, ये पहाड़ी के ढलानों पर होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, बाढ़ को रोकने के लिए, फसल उगाने के लिए, भूस्खलन को रोकने के लिए, मृदा संरक्षण। क्या जवाब होगा, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और इस वीडियो को अगर बेहतर लगे तो सभी को शेयर करेगा, मैं बार बार आपसे कहूंगा। जी हाँ, मृदा संरक्षण के उद्देश्य ताकि मिट्टियों का कटाव न होने पाए, इसलिए समोच्च जुताई की जाती है, ये पहाड़ के ढलानों पर की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जी, और फेसबुक पे जिलेनी विद दुर्गेश है, इसकी पीडीएफ के लिए, क्योंकि कल से आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जुड़िएगा इलेनी विद दुर्गेश। आज की जीएस की सीरीज के बाद आप इसकी पूरी सीरीज पढ़ लीजिएगा। मैं बार बार कहूंगा, आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे परीक्षा में। निम्नलिखित में से किस कारण वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, अपने जवाब दीजिए। किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए, वन्य जीव के संरक्षण के लिए, अधिक वर्षा के लिए, भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। देखते हैं सबसे सटीक जवाब किसका आता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। और ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग 6306344367 पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के लिए दुर्गेश सर सर्च करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है, भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए हो नहीं सकता। कुछ लोग अधिक वर्षा बता रहे हैं, ये भी नहीं होगा। इसका जो सबसे सटीक उत्तर होगा, जी हाँ, वो ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए। क्योंकि लगातार ग्लोबल वार्मिंग की जो दशा हो रही है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए। इसलिए इसका विकल्प ए इसका राइट आंसर है, ए इसका सही विकल्प है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है वन आच्छादन। वन आच्छादन को कम करने का क्या कारण है, वन आच्छादन को कम होने का क्या कारण, क्या ऐसा कारण है जिससे लगातार वन आच्छादित होता जा रहा है, लगातार वन खत्म होता जा रहा है, जल्दी से बताइए। और इसको पूरा वीडियो की सीरीज देखिएगा, पूरी सीरीज, क्योंकि आज विश्व भूगोल की सीरीज को हम खत्म करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले 10 वर्षों की परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज रखी गई थी, जहां से हमने पूरी तरह से आपको विस्तृत व्याख्या किया है। तो जल्दी से बताइएगा किसके कारण। जी हां, कृषि, निर्माण, पर्यटन, जी नहीं, बढ़ती हुई आबादी, जिसे हम जनसंख्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। माने जनसंख्या की वजह से वन आच्छादन के कम होने का सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई आबादी। क्या है, बढ़ती हुई आबादी। ठीक, जी हाँ, क्योंकि वन आच्छादन कम होने के कारण मानव पशुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, और इस वनों की कटाई समूचे देश में गहरे पारिस्थितिकीय सामाजिक आर्थिक संकट के नाते उसे इलाके कगार पे खड़ा कर दिया है। इसका उत्तर तीसरा इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, रबड़ के बगीचे कहां पाए जाते हैं, रबड़ के बगीचे कहां पाए जाते हैं। आज आप प्रश्नों की सीरीज देखेंगे, हल करेंगे, फिर किसी भी प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, आप ये पाएंगे कि वास्तव में इलेनी विद दुर्गेश ने आपके लिए बेहतर सीरीज की तैयारी की थी। और इसके लिए अगर आपको ऑनलाइन क्लास नोट्स की जरूरत पड़ती है अगर इलेनी विद दुर्गेश की, तो उसके लिए आप 6306344367 पे जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, रबड़ की जो होती है वो शीतोष्ण वन में होती है। कैसा होती है, शीतोष्ण वन में। रबड़ के बगीचे शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं। जंगली रबड़, लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, जो जंगली रबड़ होते हैं वो कहां, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका कुछ देशों में पाए जाते हैं। बागानी रबड़ दक्षिण पूर्वी एशियाई मिलते हैं। दो रबड़ होते हैं, जंगली रबड़ ब्राजील तथा कुछ दक्षिण अमेरिकी देशों मिलते हैं, जबकि बागानी रबड़ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में मिलते हैं, जैसे इंडोनेशिया है, जकार्ता है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, लाओस है, वहां पे मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपध्रुवी,
उपध्रुवी अनुवर प्रदेश टुंड्रा, अनुवर प्रदेश, टुंड्रा को अनुवर प्रदेश कहते हैं, लिख लीजिएगा। एक टॉपिक और मिल गई आपको कि टुंड्रा को अनुवर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? अनुवर प्रदेश कहते हैं टुंड्रा को। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए जो टुंड्रा है, टुंड्रा को ठंडा रेगिस्तान कहता है, लिख लीजिएगा। इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान। इसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह साइबेरिया के उत्तरी भाग में, साइबेरिया रशिया का देश है, उसके उत्तरी भाग माने ऊपर की तरफ, उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोप माने देखा था 66.5 डिग्री के ऊपर का जो क्षेत्र लगभग वह यही है, क्या है? टुंड्रा प्रदेश होता है। इसका उत्तर क्या होगा? ठंडा रेगिस्तान। क्या होगा? ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान है क्योंकि शीतमरुस्थल आज हमने पेट क्लास में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को मिलान करिए। तो जल्दी से आप लोग इसका मिलान करिएगा, जल्दी से मिलान करिएगा। और फेसबुक पे कितने लोग लाइव हैं? जी, फेसबुक की संख्या आप लोग की काफी कम है, तो सभी को शेयर कर दिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा आप लोग। जल्दी से बताइएगा। देखिए शीशम रोजबुड, जल्दी से बताइए कौन सा है? शीशम, देखिए शीशम हमारे यहाँ होता है, शीशम रोजबुड हमारे जब जो पेड़ होते हैं, जब बरसात के बाद जब ठंडी आती है, ठंडी के बाद बसंत में पत्ते गिरा देते हैं, तो ये कौन सा? पतझड़ वन हो गया। झाड़ियां जो होती हैं, झाड़ियां कहाँ होती हैं? जहां पे खूब शुष्क होता है मौसम, वहां पे कैसी झाड़ियां होती हैं? शुष्क होता है। अब बताइएगा सुंदरी वन और भुर्ज कहाँ है? भुर्ज जो है अल्पाइन वन का उदाहरण है। भुर्ज क्या है? अल्पाइन वन का उदाहरण है। सुंदरी गरान वृक्ष है। सुंदरी क्या है? गरान वृक्ष है। और इसे ही मैग्रो वन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मैग्रो वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसे मैग्रो वन भी कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए जो प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं कह रहा हूं ये आज आखिरी सीरीज है, इस सीरीज को पूरा एक बार आप दोहरा लीजिएगा। ठीक है, ठीक, और पूरी सीरीज दोहरा लीजिएगा। विश्व भूगोल में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। 15 से 16 घंटे की वीडियो में टोटल आपका कंप्लीट हो जाएगा विश्व भूगोल, क्योंकि हमने उन यूनिक प्रश्नों को लेकर आए हम जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते थे। अगला है प्रश्न है कि अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव, अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति। क्या होगा इसमें? वन संपदा की नहीं होगा, तो यहाँ पे अनेक जो मूल्यवान पादप है उनकी क्या हो जाएगी? क्षति हो जाएगी, वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए इसका जो उत्तर है वो 20 का राइट आंसर, दूसरा इसका सही उत्तर है। थोड़ा तेज गति से आज पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सीरीज के बाद आपकी मेरी गारंटी है परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यूनिक के आधार पर, ट्रेंड के आधार पर प्रश्न है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा के सीरीज में अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक होता है, क्योंकि डॉक्टर पुराना और अध्यापक हमेशा नया का चयन करिएगा भविष्य में सफल होने के लिए। क्योंकि जो नए अध्यापक होते हैं वो नई नई चीजें, नए ट्रेंड के प्रश्न आपके सामने लेकर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मैग्रो वन। मैग्रो वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? जल्दी से कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा। मैग्रो वन पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा? इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में पूरा व्याख्या कर दे रहा हूं। वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, मैग्रो वन से विशाल क्षेत्र में जलमग्न हो जाएंगे, कार्बन 6 के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये देखिए कुछ कड़े प्रश्न है, कुछ हल्के प्रश्न है, कुछ सरल प्रश्न है, यहाँ पे कई प्रकार के प्रश्न है। इसलिए इसका जो उत्तर होगा, देखते हैं कौन पहले बताता है। देखिए इसका उत्तर होगा, पहला क्या होगा? वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, सही है। फिर तीसरा भी है, कार्बन 6 के रूप में उनकी भूमि अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, 1 और 3 होगा। अच्छा, वो जलमग्न हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, वो दलदली क्षेत्र होते हैं। कैसे क्षेत्र होते हैं? दलदली क्षेत्र होते, जलमग्न नहीं होते, इसलिए गलत है। कौन सही है? पहला और तीसरा माने चौथा इसका सही होगा, 1 और 3 इसका सही होगा, अर्थात दूसरा नहीं होगा, क्योंकि वो दलदली क्षेत्र होते हैं न कि जलमग्न क्षेत्र होते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है, देखने में थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो एक बड़ा अंतर हम लोग को देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा
जलोढ़ मृदा सामान्य कैसी होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जलोढ़ मृदा कैसी होती है। इसमें थोड़ा सा की पॉइंट हम लिखवा देते हैं जो परीक्षा के लिए आपके उपयोगी है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर शेयर नहीं किया तो अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के बाद वर्ल्ड जियोग्राफी की इसके बाद कोई सीरीज आपको उपलब्ध नहीं होगी। ये आप पूरी तरह से तैयार कर लेंगे, गारंटी है कि परीक्षा में एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। और एक बार लेकिन पूरे सेक्शन को ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा, अन्यथा फिर हमें मत कहिएगा सर हमने आधा ही देखा। आइए देखते हैं इसके बारे में। इसमें क्या रहा है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। तो बताइए क्या इसमें नाइट्रोजन होती है? देखिए इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस कम मात्रा में होती है, तो ये होगा ही नहीं। ह्यूमस कम होती है, हाँ ये बात सही है, ह्यूमस कम होती है, इसमें फास्फोरस कम होती है, ये अत्यधिक उर्वरक होती है, जी हाँ ये अत्यधिक उर्वरक भी होती है। फिर भुरभुरी होने के कारण इसे जोतना, खेती करना आसान होता है। तो इसमें होगा 2, 3, 4, 2, 3, 4, अर्थात इसका विकल्प बी इसका राइट आंसर है। इसके बारे में अगर जानना चाहे, कोई लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। जो नदियों द्वारा, जो नदियां होती हैं उनके द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद या गाद के जमाव से जो मिट्टी बनती है उसे दोमट या जलोढ़ कहते हैं, उसे दोमट या जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मिट्टियों में प्रायः नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ऐसी मिट्टियां भुरभुरी होती है, इन्हें जुताई करना आसान होता है, और ये भारत में लगभग, भारत में अगर देखा जाए लगभग ये 7.6 लाख किमी स्क्वायर, 6.6 लाख किमी स्क्वायर तक फैले हुए हैं लगभग ही। फिर अगर इसमें देखें, इसे बांगर, खादर आदि प्रकार है। तो बांगर और खादर किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि किस जलोढ़ को बांगर कहते हैं, किस जलोढ़ को खादर कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम आगे बताएंगे किस जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहते हैं, किस जलोढ़ को खादर कहते हैं। दोनों को कमेंट करके आप जल्दी से जवाब दीजिएगा। तब तक हम लोग अगले प्रश्नों की सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है कि ज्वारी वन को अन्यथा क्या कहते हैं, ज्वारी वन को अन्यथा क्या कहते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा कि ज्वारी वन को अन्यथा क्या कहते हैं। देखिए ज्वारी वन को हम मैग्रो वन भी कहते हैं और इसे सुंदर वन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए इनके बारे में भी हम लोग, इसे ज्वारी वन कहते हैं, सुंदर वन कहते हैं, मैग्रो वन कहते हैं कि समुद्री तट के क्षेत्र में मैग्रो, सुंदरी के वृक्ष बहुत मिलते हैं, इसलिए इसे ज्वारी वन कहते हैं, मैग्रो वन कहते हैं। सुंदरी वन के अधिकता के नाते इसे क्या कहते हैं, सुंदर वन कहते हैं। तो जैसा भी मैंने बताया था, पुरानी जलोढ़ होती है उसे क्या कहते हैं, नई जलोढ़ क्या कहते हैं, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का क्या प्रतिशत है। कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का प्रतिशत क्या है। और जैसा कि मैं बताया, ये जो विश्व ज्योग्राफी की आज आखिरी सीरीज है, इस सीरीज को पढ़ने के बाद आप पूरी सीरीज को एक बार पढ़ लीजिएगा। लगभग 16 घंटे की पूरी सीरीज है। 16 घंटे की सीरीज पढ़ने के बाद आपके प्रश्न भविष्य में गलत नहीं होंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। पृथ्वी के लगभग 7% भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वन का विस्तार है। इसमें सबसे प्रसिद्ध अगर ब्राजील का सिल्वा है, इसमें सबसे प्रसिद्ध जो है ब्राजील का सिल्वा है। अब इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, यह ब्राजील में है और यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। इसके बारे में हम लोगों ने कुछ देर पहले इसकी व्याख्या पढ़ ली थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, वन कटाई की दर सबसे ज्यादा किसमें होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी आप लोग फटाफट। देखिए वन कटाई की दर सबसे अधिक कहां होती है, शीतोष्णकटिबंधीय अचल वन में। शीतोष्णकटिबंधीय अचल वन में सबसे अधिक होती है, क्योंकि यहां पर लकड़ी मुलायम और उपयोगी होती है। इसका वाणिज्यिक उपयोग, आर्थिक रूप से इसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है, इसलिए शीतोष्णकटिबंधीय अचल वन सबसे ज्यादा कटाई होती है।
लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर सभी कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके उन परीक्षाओं की महत्वपूर्ण सीरीज है जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में आते हैं, क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उन ट्रेंड के प्रश्नों को लेकर हम आपके बीच आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है कि वर्षा के जल संचयन का मुख्य लाभ क्या है। तो जल्दी से कमेंट करके आप बताइएगा कि वर्षा के जल के संचयन से मुख्य लाभ क्या है। जल्दी से कमेंट करिएगा। और 6306344367 ऑनलाइन क्लास नोट्स की उपलब्ध है, लेकिन टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा। कल के बाद से इन सभी प्रैक्टिस सेट की सीरीज जो है आपको पीडीएफ में उपलब्ध हो जाएगी। उसके लिए टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जुड़िएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश से, जहां पे आपको इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट की सीरीज बाय पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगी। और एक बार विश्वास करके इस सीरीज को पूरा पढ़िएगा, एक बार विश्वास करके, मेरी गारंटी है भूगोल के प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? यह होगा बाढ़ से बचाव। जी नहीं, वर्षा के जल रोकने से बाढ़ में बचाव नहीं कर सकते। पानी कमी को कम करना, यह कुछ हद तक सही है। मृदा को क्षरण से बचाना, यह नहीं है। भूमिगत पानी का पुनर्भ्रमण, इन दोनों में सबसे सही कौन है? एक सही है कि तीन सही है? कमेंट करके बताइए, एक सही है कि तीन सही है। देखिए, वर्षा का जो जल संचयन है, वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय करना, इकट्ठा करने की प्रक्रिया क्या रहता है? जल संचयन घर की छतों में, कार्यालयों में पर विशेष रूप से बनाए जाते हैं। यह क्षेत्र वर्षा के जल को एकत्रित करते हैं। और वर्षा के जल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जल का पुनः भ्रमण करना, पुनर्भरण करना। इसलिए इसका जो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा वह क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। ये गलत होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी का डेटा है, एनसीईआरटी कक्षा 7 में दिया गया है। अगर आपने एनसीईआरटी कक्षा 7 किताब पढ़ी होगी तो यह प्रश्न आप कभी गलत नहीं करेंगे। इसलिए इसे एक बार पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहते हैं? जल्दी से जी। प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, नई को खादर कहते हैं। सही जवाब। कई लोगों ने सही जवाब दिया, मैंने नाम नहीं लिया, उसके लिए माफी चाहते हैं। तो यहां पे क्या होगा? दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके। ये घास स्थल के नाम अलग अलग क्षेत्र में होते हैं, ठीक। बताइए जल्दी से, क्या कहते हैं? पैम्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैम्पा। सही बात। अगर यूरेशिया की बात करें तो यूरेशिया में स्टेपी कहते हैं। यूरेशिया में क्या कहते हैं? लिखना चाहे लिख ले। यूरेशिया में स्टेपी कहते हैं। यूरेशिया में स्टेपी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी कहते हैं। डाउन्स की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। लिखना चाहे लिख लें, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं। अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, लिख लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं, ये लिख लीजिएगा। प्राय यहां से एक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि इस वीडियो की पूरी सीरीज पढ़ लेंगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। और भविष्य में कोई भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्रम से पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऊन का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? मुझे पता है आपका जवाब सही होगा, जल्दी बताइएगा। ऊन सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में, सबसे ज्यादा भेड़ें भी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया सही जवाब। ऑस्ट्रेलिया सही जवाब, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा भेड़ भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे ज्यादा भेड़ है, सबसे ज्यादा वहां पे जानवर है। प्रश्न अब खत्म होने का कगार पे आ गया। जापान का प्रसिद्ध जहाज निर्माण उद्योग कहां पर है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। जापान का प्रसिद्ध जहाज निर्माण उद्योग कहां पर है? जापान निर्माण उद्योग कहां पे है? जल्दी जल्दी। पिट्सबर्ग गलत। पिट्सबर्ग गलत। कोबे
कोबे, सी वाले सही हैं, कोबे। जापान का प्रसिद्ध जहाज निर्माण कोबे में स्थित है। जी। सोजो कावासाकी 1878 में कावासाकी सुजुकी शिपयार्ड की स्थापना टोक्यो में की गई थी। उसके पश्चात 1886 में कोबे में दूसरा शिपयार्ड स्थापित किया गया था। 1886, ठीक, 1886। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? फिर वही आ गया कि विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ऊन उत्पादन विश्व का 25% उत्पादन अकेले करता है। अगर अच्छा ये बताइएगा, मैं आपसे कमेंट करके मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको जो पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर, तो आप हमें जरा बताइएगा कि विश्व में सबसे ज्यादा ऊन ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे स्थान पर कौन है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि दूसरा स्थान किसका है ऊन उत्पादन में। पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा कौन है? कमेंट करके जवाब दीजिए, दूसरा कौन है? जल्दी जवाब दीजिएगा, दूसरे पे कौन है? जो फेसबुक पे देख रहे हो वीडियो को शेयर कर दे, शेयर करना ना भूले फेसबुक पे भी। पहले पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर चाइना लिख लीजिएगा। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे चीन या चाइना है, सेकंड पे चाइना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कौन सा ढंग का जोड़ा सही है? जल्दी से बताइए कौन सा जोड़ा सही है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? उत्तरी चीन चावल, दक्षिणी चीन गेहूं, कैंडी ब्रेसिन कॉफी, मलेशिया प्राकृतिक रबड़। जी हां, मलेशिया प्राकृतिक रबड़ के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मलेशिया रबड़ में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है मलेशिया। चौथा, चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ऊन का, फिर वही आ गया। अच्छा वही आ गया क्या? ऑस्ट्रेलिया है। बार बार प्रश्न वही आ रहा है। अच्छा पेज ही वही आ गया, सॉरी। अच्छा खत्म। चलिए, आज के प्रश्न की सीरीज खत्म हो चुकी है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार आज की प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। और अगर कोई कमी लगी हो तो वीडियो में जरूर बताएंगे। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जुड़िएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ। फेसबुक पे अगर यूजर हैं तो फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी संस्था जौनपुर जनपद के राज्य हिंद में चलती है। जौनपुर में अगर आप हैं तो जौनपुर में आपका मोस्ट वेलकम है। और अगर किसी बड़ी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी में आप लगे हुए हैं तो ये वीडियो की सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसके बाद की जो अगली सीरीज शुरू होगी वह भी इसके बाद की सीरीज है। लेकिन आज की जो सीरीज है ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और यह भूगोल की 15वीं सीरीज थी। यह भूगोल की 15वीं सीरीज थी जो आज हमने पूरा किया है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी भर्ती परीक्षा के पहले आप पूरी वीडियो 1 2 3 4 5 6 पूरा आप देखिएगा। और इसके बाद आपके संविधान की वीडियो पूरी पड़ी है, फिर मॉडर्न इंडिया की 10 वीडियो पड़ी है। अब इसमें और बढ़ाएंगे क्योंकि इसके बाद अब भारत की भूगोल की सीरीज स्टार्ट होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो की सीरीज को पूरा देखिएगा और अपने सभी साथियों को बताइएगा। एक बार विश्वास करके वीडियो देखिएगा, उसके बाद मेरी गारंटी है कि ना प्रश्न गलत करेंगे और न आप अन्य जगह जाकर जो लोग बेवकूफ बनाते हैं कागज पे पेपर पे लगा के पढ़ाना, तो वहां से भी आप ये समझ जाएंगे कि जीएस को वास्तव में पढ़ा कैसे जाता। क्योंकि हम जीएस की पूरा विस्तृत व्याख्या करते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है कि आप सबसे ज्यादा बेहतर स्कोर करके आए। और यह उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले सभी बड़ी परीक्षाओं के वह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। उन्हीं के प्रश्नों की सीरीज हमने इकट्ठा करके आपके बीच लेकर आए हैं। जी, तो आप लोग
अगर आपकी इच्छा हो तो जब परीक्षा नजदीक हो, पढ़ने को कुछ ना मिले, समझ में आए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा पढ़ेंगे, प्रश्न कैसे बनता है, तो ये सीरीज आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार होगी। और इसलिए मददगार होगी क्योंकि हमने उन्हीं प्रश्नों को उठाया है, परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उनकी विस्तृत व्याख्या की है। माने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है जहां पे प्रश्न पूछे गए, एकदम तोड़कर, एकदम घुमाकर आपको समझाएं, ताकि आप बेहतर स्कोर करना शुरू करें। और हम ये जानते हैं कि आप उस योग्य हैं और आप अपना बेस्ट देंगे, आप अपना बेहतर देंगे, ताकि किसी भी समय, किसी भी परिस्थितियों में आपके साथ कोई भी दिक्कत ना होने पाए। और जल्द ही अगली पेड क्लास में हम इतिहास की सीरीज भी शुरू करेंगे, और जिसमें पढ़ाने की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। और नोट्स बीओ की भी बन चुकी है, सुपर टेट की, सी टेट की, सभी नोट्स तैयार हो चुके हैं, और मंडे से सभी नोट्स आपके लिए जाना शुरू हो जाएगा। और कल हम उसके बारे में आकर आपसे व्याख्या कर देंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और हमारी वीडियो और नोट्स दोनों रखकर कैसे आपको तैयार करना है। इन सभी को लिए हम कल परसों पुनः लाइव होंगे और उस विषय पर एक बड़ी चर्चा करेंगे आपके साथ मिलकर। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो, मन में कोई सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरी सीरीज देखिएगा, वरना आप फिर ये मत कहिएगा कि दुर्गेश सर हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई, हमें परीक्षा के पहले आपकी वीडियो जरूर देख के जानी चाहिए थी। इसके लिए अगली क्लास के लिए कोई निश्चित समय नहीं है कब होगी, लेकिन हाँ आप जुड़े रहिएगा, हो सकता है मैं प्रीमियर कोई वीडियो आपके लिए कर दूं। ठीक है, तो ये वीडियो को शेयर करिएगा। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ जाएंगे तो सारी नोटिफिकेशन आपको वहीं पे उपलब्ध हो जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज पे जुड़े रहिएगा। जी हाँ, जल्द ही पेड क्लास के लिए इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू हो रही है। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की पॉलिटी की एक बड़ी सीरीज हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं, तो बस इंतजार करिएगा, हम आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। क्लास की टाइमिंग के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ेगी, क्लास 10-5 मिनट आगे पीछे हो पाती, इसलिए आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, वहां पे आपको सारी चीजें। ठीक है, आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। जी, जल्दी ही आपको सारी चीजें उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। 15 वीडियो की सीरीज देखिएगा, कोई सीरीज मिस मत करिएगा, कोई भी सीरीज मिस मत करिएगा, 15 सीरीज आप देखिएगा पूरा। इसी के साथ आपको पुनः मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।